दोस्तों, आजादी का दिन आपको बहुत मुबारक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया 12वीं बार लगातार। और यह भाषण प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक भाषण था। देखिए, वक्त के हिसाब से तो ऐतिहासिक था क्योंकि ये जो भाषण था 103 मिनट का भाषण था, लेकिन तथ्यों के आधार पर इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से वो सभी पॉइंट्स मैं उठाऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी पहले बता देना चाहती हूँ कि जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आजादी के पर्व पर, आजादी के महापर्व पर बोलते हैं ना, तो वो देश को ही नहीं, वो दुनिया को संबोधित कर रहे होते हैं। वो दुनिया को बता रहे होते हैं कि हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है, देश की उन्नति किस तरह से आगे बढ़ रही है, देश का हर नागरिक किस तरह से प्रगति कर रहा है। लेकिन लाल किले की प्राचीर का इस्तेमाल क्या प्रधानमंत्री ने किसी एक राजनीति या किसी राजनीतिक रैली में दिए जाने वाले भाषण की तरह किया? इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात जो प्रधानमंत्री ने कही, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। ये बात थी विकसित भारत रोजगार को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर को लेकर अब देश आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देखिए, 50-60 साल पहले देश में चर्चा हुई थी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने को लेकर, लेकिन वो जो सोच थी, उस सोच की ही भ्रूण हत्या हो गई। और प्रधानमंत्री ने जो शब्द कहे कि फाइलें अटक गई, फाइलें लटक गई, लेकिन इसकी सच्चाई जानते हैं क्या है? इंदिरा गांधी के ज़माने में 1982 में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाई गई थी। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस लहजे में ये बात कही, वो लहजा जरा, उस लहजे पर जरा गौर करिएगा, सुनिए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं सेमीकंडक्टर पे। उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मैं यहां लाल किले से किसी सरकार की आलोचना करने के लिए खड़ा नहीं हुआ और नहीं मैं करना चाहता, लेकिन देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होना भी उतना जरूरी है। हमारे देश में 50-60 साल पहले सेमीकंडक्टर को लेकर के फाइलें शुरू हुई। 50-60 साल पहले फैक्ट्री का विचार चालू हुआ। आप मेरे नौजवानों जान करके हैरान हो जाएंगे। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई, अटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। 50-60 साल गवा दी। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। साथियों, आज तो प्रधानमंत्री के लहजे पर आपने गौर किया जब वो कह रहे हैं कि अटक गए, लटक गए। ये वो मंच नहीं था, क्योंकि राजनीतिक भाषण देने के लिए, विपक्ष पर निशाना साधने के लिए उनके पास हमेशा मौका रहता है। वो रैलियों को संबोधित करते हैं। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आएंगी। बिहार में प्रधानमंत्री जाएंगे चुनाव का प्रचार करने के लिए, लेकिन यहाँ इस मंच से आप बात करते हुए विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच्चाई जान लीजिए क्या है। सच्चाई ये है कि इंदिरा गांधी के समय से ही सेमीकंडक्टर भारत बना रहा है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, मैं आपको ये बता दूं, चिप होती है जिसकी ज़रूरत ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक आइटम्स होती हैं उसमें रहती है। तो 40 साल से सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत 40 साल पहले ही कदम रख चुका था, लेकिन ये बात अलग है कि भारत चाइना से पिछड़ गया। अब देखिए, सेमीकंडक्टर जो है वो भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। 1982 में चंडीगढ़ से सटे मोहाली में सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की स्थापना की गई और ये एक सरकारी रिसर्च सेंटर था जो अब देश के सेमीकंडक्टर ड्रीम को नए पंख लगा सकता है। अब देखिए, जो मोहाली में मौजूद SCL, ये उस कंपनी का नाम है जिसको स्थापित किया गया था। इसका नाम कोई नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40-50 साल पहले ये विचार आया था, फिर जो बातें थी वो रह गई और उस पर कुछ हो नहीं पाया, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बड़ी बात, प्रधानमंत्री इस मंच से एक संगठन की तारीफ करते हैं और वो संगठन कौन सा है? RSS। RSS क्या है? RSS की विचारधारा पर ही BJP, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से ही
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो क्या एक ऐसा संगठन जो आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उसका जिक्र करके आप उसकी तारीफ वो भी लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री ने पिछले 11 सालों में किसी ऐसे संगठन का जिक्र किया और उसकी तारीफ की कि ये संगठन देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहा है, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कोई ऐसा जो काम कर रहा है? ऐसे बहुत से संगठन हमारे देश में होंगे जो शायद जिनके बारे में आप और हम नहीं जानते होंगे। प्रधानमंत्री ने पिछले भाषणों में ऐसे किसी संगठन का जिक्र नहीं किया, लेकिन यस, प्रधानमंत्री ने आरएसएस का जिक्र किया, तारीफ की, उस आरएसएस की तारीफ की जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उस आरएसएस की तारीफ की जिससे नाथूराम गोडसे आता है। नाथूराम गोडसे वो व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। पहले प्रधानमंत्री राजघाट पर जाते हैं महात्मा गांधी जी को नमन करने, तो क्या महात्मा गांधी जी मजबूरी है इसीलिए जाना पड़ता है? और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आरएसएस की तारीफ करते हैं। मतलब बहुत सारे सवाल, और आरएसएस पर तो अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। अभी उस पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। सुनिए जरा पीएम ने क्या कहा था। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। देखिए, राजनीतिक मकसद साधने का मंच नहीं है लाल किले की प्राचीर से का संबोधन जो है। यहाँ पे एक देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, वो देश को बताते हैं, दुनिया को बताते हैं कि देश किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, देश का विजन क्या होगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री उस संगठन के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा विभाजनकारी है। अब एक विभाजनकारी संगठन की तारीफ करके प्रधानमंत्री देश की जनता को क्या कहना चाह रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देश सेक्युलर मुल्क है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या आरएसएस की तारीफ लाल किले के मंच से करना ज़रूरी था प्रधानमंत्री के लिए? इसके पीछे की मंशा क्या थी? अब एक और पॉइंट पे आ जाइए, और ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीएसटी रिफॉर्म्स का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली से पहले बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, सस्ती होनी भी चाहिए, और जीएसटी रिफॉर्म की ज़रूरत है भी, जिसका जिक्र लगातार विपक्ष करता रहा। राहुल गांधी करते रहे, जब से आप जीएसटी लेकर आए तब से करते रहे। आप याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उसके तुरंत बाद ही जीएसटी आ गया था, और जीएसटी के आने के बाद से ही विपक्ष ये कहता रहा कि इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, ये अब जा कर के माना गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहुत चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी के आने के बाद जो छोटे व्यापारी हैं उनको कितना बड़ा धक्का लगा, ये इसको लेकर बार बार सवाल उठे, और वो अब जा कर के आपने उस बात को माना। यानी कि यहाँ पर भी आपने विपक्ष, राहुल गांधी जो बात अब तक कर रहे थे, उनकी बात को पर मोहर लगा दी कि अब आने वाले वक्त में बहुत चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कि छोटे व्यापारियों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है बिजनेस करना। अब कितने सारे छोटे व्यापारी जो हैं
वो जीएसटी की वजह से उन्हें अपना काम भी बंद करना पड़ा। बहुत सारी खबरें इसको लेकर आई भी थी और इस पर भी हम लंबी डिस्कशन कर लेंगे। देखिए, अब अगला पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि अब किसी भी प्रकार की जो ब्लैकमेलिंग है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, वो नहीं चलेगी। खून पानी साथ साथ नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक, प्रधानमंत्री के साथ हैं हम। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्रिकेट का जिक्र नहीं किया। एशिया कप आप खेलने के लिए जाएंगे, क्यों जाएंगे उस देश के साथ खेलने जिसने अभी अभी हमारे देश में उसके आतंकी संगठन ने अंदर घुस करके 26 लोगों को मारा, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा पहलगाम में। अभी हम उसको नहीं भूले। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। वो किस तरह से यूएस में जाकर भारत के ख़िलाफ़ स्ट्रैटेजी बना रहा है, बार बार न्यूक्लियर पावर होने की धमकी हमें दे रहा है। प्रधानमंत्री ये सब तो कह देते हैं, प्रधानमंत्री यूएस का जिक्र नहीं करते। प्रधानमंत्री सीधे ये नहीं कहते कि हम किसी की धमकी, ट्रंप जैसे किसी व्यक्ति की धमकी के आगे हम नतमस्तक नहीं होंगे। आप पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, आप यूएस का जिक्र नहीं करते। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर सवाल उठना लाजमी है, और सवाल इस बात को भी कि हम क्रिकेट क्यों खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। हम क्यों एशिया कप से बायकॉट नहीं कर देते कि नहीं हम नहीं खेलेंगे, हम उस मुल्क के साथ अभी खेलना ही नहीं चाहते। क्यों क्रिकेट और क्रिकेट साथ साथ चल सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए एशिया कप में, या भारत को साफ साफ इनकार कर देना चाहिए कि नहीं हम एशिया कप में हम खेल लेंगे, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्यों? पैसा बीसीसीआई के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से, या यहाँ पैसे की बात है इस वजह से? तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक और बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना को खुली छूट मिली, जबकि इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर था। प्रधानमंत्री ने ये दूसरी बार कहा है कि किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। ये तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि खुली छूट दी थी। तो क्या डिफेंस अटैची गलत बोल रहे हैं? अगर वो गलत बोल रहे हैं तो अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत का। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि आत्मनिर्भर भारत का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो पिछले 11 साल में चाइना के साथ जो बिजनेस डेफिसिट है वो कितना बढ़ा। हम पहले कितना चीन से मंगवाते थे और आपके पिछले 11 साल में हमने कितना मंगवाना शुरू कर दिया। आत्मनिर्भर भारत क्या सिर्फ जुमला भर रह गया है, या फिर अब जाकर के आपने इम्पोर्टेंस समझी है आत्मनिर्भर भारत की जब हमें आंखें दिखा रहा है यूएस? तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, ठीक है आपने इमरजेंसी का जिक्र किया, लेकिन प्रधानमंत्री के लहजे में कई बार विपक्ष को आप निशाना साध रहे थे। विपक्ष को निशाना साधने के बहुत मौके हैं प्रधानमंत्री के पास, लेकिन ये मंच जो था, इस मंच से क्या सिर्फ प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बोलना चाहिए था? क्या 103 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीता? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।